तो देखिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं ध्यान समझिएगा। बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ध्यान समझिए, इस टॉपिक का नाम क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या, देखिए एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में यही पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े, उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़े। अब दोनों की कंबाइन एप्लीकेशन है। कंबाइन एप्लीकेशन का मतलब कि जो हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़े हैं उसको अपने जनरल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो उस तरह का जो हमको इक्वेशन आएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे 8, 9, 10 क्लास में ही आपको मिलता है लीनियर इक्वेशन पढ़ने के लिए, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और जो लीनियर इक्वेशन होता है वो 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये पूछे कि यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन है। और ये लीनियर इक्वेशन है तो कितना वेरिएबल है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करेंगे कितना वेरिएबल है इसमें, 2। वेरी गुड। ये जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो हमको 10th क्लास में मिला था पढ़ने के लिए, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो 2 वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आज हम लोग इस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। अगर लीनियर इक्वेशन हमको रहेगा तो उसका सॉल्यूशन मैट्रिक या डिटर्मिनेंट के तरीके से कैसे करेंगे। तो मैट्रिक और डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट को यूज करके जो हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ते हैं उस चीज को हम लोग आज देखेंगे, ध्यान समझिएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताते हैं और लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन किस तरह का मिलेगा उसको देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे और सॉल्यूशन जब सॉरी, पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है उसका क्या क्या होगा, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद उसको निकालने का तरीका देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसकी जो सॉल्यूशन होती है वो क्या हो सकती है कि या तो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दो ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब भी हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है तो क्या होता है, या तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन का या तो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब वो लीनियर इक्वेशन कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले समझिए कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए दो पार्टी इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कौन कौन, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर पॉसिबल होगा तो वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि उसको हम लोग उस लीनियर इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन पॉसिबल है बट इनकंसिस्टेंट रहेगा तो वहां पे कोई सॉल्यूशन आपको पॉसिबल नहीं है, याद रहेगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होने के लिए वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कंसिस्टेंट समझिए ध्यान से, जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, यानी जिस जो है सॉल्यूशन में एक मिलेगा, एक या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, सुनिए, वैसा सॉल्यूशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन मिले या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले, तब वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है,
कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट तभी कहा जाएगा जब उसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा। मोर देन वन का मतलब क्या, एक से अधिक, मतलब इनफाइनाइट। तो वैसा सोल्यूशन यानी वैसा लीनियर इक्वेशन जिसका यूनिक सोल्यूशन मिले या एक से अधिक सोल्यूशन मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या मोर देन वन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो वैसा सिस्टम यानी वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब हमारा जो एनसीईआरटी बुक्स है या जो हमारा सिलेबस है वो क्या करता है कि इनकंसिस्टेंट के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दिए कि ये चीज भी होता है। बट हमारा जो सिलेबस है देखिएगा, बुक्स में एनसीईआरटी निकाल के पढ़िएगा, उसमें लाइन बाय लाइन उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनकंसिस्टेंट आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके इसको आपको जानना ही नहीं है। आपको बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंट पे क्वेश्चन आने वाले हैं, बस चेक करने के लिए आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, तो समझिए। तो अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, कंसिस्टेंट का भी दो पार्ट है, बताया है आपको कि कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान समझिए। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको अभी बताया है कि या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट का भी दो पार्ट है, एक है यूनिक और एक है इनफाइनाइट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का कितने तरह का मिल सकता है सॉल्यूशन, दो, या तो यूनिक मिल सकता है या तो इनफाइनाइट मिल सकता है। अब यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, ये मेन क्वेश्चन है दिमाग में कि यूनिक सॉल्यूशन सर कब मिलेगा। तो देखिए, अगर ए इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, आपको पीछे पढ़ाया है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या होता है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उस केस में कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आया कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उस केस में आपको जो है यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ए इनवर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये भी आपको पीछे बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होने पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होने पर ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है। आपको ये भी बताया है कि जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि आपको इनवर्स के तरीके से ही उसका सॉल्यूशन निकालना है हमको। ठीक है, अभी आपको बता दें, इसका जो इनवर्स निकलता है ए इनवर्स, वो किस फॉर्म में डिफाइंड होता है, इस फॉर्म में x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के फॉर्म में डिफाइंड होता है, जो हम लोग फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। ठीक ना, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के फॉर्म में जो फार्मूला आएगा उसी से उसका सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। इधर का पार्ट समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट है, आपको इधर वाला पार्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं इनफाइनाइट। अब देखिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। इफ इट्स सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। समझ में आई बात, कि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए तो उस केस में
आप पहले कैलकुलेट कीजिए एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी ए का एडजॉइंट निकालिए, फिर उसको बी में गुणा कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ को लेके, इसको लेके भी दो केसेज बनेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। उस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। समझ में आई बात? कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या तो इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन कंसिस्टेंट जब होगा तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। आई बात समझ में? कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, या तो क्या हो सकता है? इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया? तो ये जो थ्योरी है ये आपको याद रखना है। जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो इतने आपको थ्योरी नहीं मिलेंगे, बस यही से आपका काम खत्म हो जाएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करके, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे? कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं, रेयर केस में। फिर भी आपको बता दिए कि ऐसा अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे उस केस में, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे केस में हम करते क्या है, देखिए। तो वैसे केस में आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। अब चेक कीजिए कि इसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। अगर जीरो के इक्वल होगा तो या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? तो एक एक लाइन में आप समझ लिए ध्यान से कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो वहां दो केसेस बनेंगे, या तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन या तो पॉसिबल होगा या तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर देखिए, अगर सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, राइट। अब देखिए, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट जब भी होता है तो उसका सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या तो एक से अधिक होगा, मोर देन वन होगा, ठीक है। अब देखिए, यूनिक होता है तो वहां पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो यूनिक सोल्यूशन देगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा तो मोर देन वन सोल्यूशन देगा। उस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एडजॉइंट ए इंटू बी। जब डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए तो एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद अगर वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, और जीरो के इक्वल आ गई तो कंसिस्टेंट हो सकता है या तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट मिलेगा, राइट। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान समझिए। ये तो हम चेक कर लिए कब सॉल्यूशन करना है कब नहीं करना है। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन कब होगा? जब कंसिस्टेंट रहेगा तब। कंसिस्टेंट रहने का मतलब कि अब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, सीधे सीधे एक लाइन में, तब तो यूनिक सोल्यूशन देगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो कंसिस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया इतना? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, कॉपी कर दीजिए इसको। किसी को डाउट होगा बाबू दोबारा पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसी पे सारे के सारे कितना बार तो ये इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ठीक ना, तो इसलिए इस चीज को भी आपको लिखवा दिए हैं। ऐसे इसको हम नहीं पढ़ाएंगे तब पर भी आपको सारे के सारे किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पढ़ाएंगे तब पर भी बन जाएंगे, सिर्फ इससे इससे काम चल जाएगा। या तो इसके कॉन्सेप्ट दो लाइन में भी खत्म हो जाता है 2 मिनट में, लेकिन आपको इतना डिटेल्स में लेके चल रहा है कि अगर आपको कहीं दिख जाए क्वेश्चन में, या कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या बुक्स में ही दिख जाए तो आपको कंफ्यूज है कि सर ये नहीं आप बताइए, ये तो नया चीज दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पूरा पढ़िए, ठीक ना, तब जाके आपको क्वेश्चन बनेंगे। और आपको एनालिसिस एनालाइज हो रहा होगा कि जब कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। हो गया सब लोगों का?
जल्दी से रिप्लाई कीजिए, हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिए। चलिए कॉपी कीजिए। तो इनकंसिस्टेंट के लिए याद रखिएगा क्या आएगा। इनकंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, चेक करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो। और जीरो नहीं होगा तो मतलब वो यूनिक सोल्यूशन देगा। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, हेडिंग डालिए। लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया, देखिए ध्यान समझिएगा। अब हम लोग जो भी लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग इससे पहले क्या चेक किए कि सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा और कब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। बट अब हम लोग जब ये बता दिए कि सॉल्यूशन कब होता है कब सॉल्यूशन नहीं होता, अगर हमको जानकारी हो गया तो हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब जो भी हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो इनवर्स मेथड से सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। यानी जो भी हमको इक्वेशन मिलेगा उसमें अगर एक्स वाई जेड, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कैसे निकालना है, बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स में जो हम इनवर्स मेथड पढ़े हैं उस इनवर्स मेथड को यूज करके हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है तो लीनियर इक्वेशन दिया होना चाहिए। तो देखिए आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक मिनट, तो देखिए जब भी आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होता है तो आपको एक इक्वेशन दिया रहता है और जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसी को यूज करके हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है लेट ए लीनियर इक्वेशन, लेट ए लीनियर इक्वेशन गिवन। मान लीजिए कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और वो कैसे गिवन है, इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा है a2x प्लस b2y
प्लस C2Z = D2। हम तीन वेरिएबल में लेते हैं, सॉरी तीन लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बड़े तरीके से ही बताते हैं, छोटा तो अपने आप हो जाएगा। टू वेरिएबल में थ्री वेरिएबल का लेके चलते हैं। A3x प्लस B3y प्लस C3Z = D3। मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है इस तरह से, ठीक है। पहला जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1Z = D1। दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2Z = D2। तीसरा है A3x प्लस B3y प्लस C3Z = D3। तीन लीनियर इक्वेशन है। अब इसकी सॉल्यूशन करना है, तो जब भी इसका सॉल्यूशन करना होगा तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान समझिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 या D1 D2 D3, ये सब आपको रियल नंबर है। ये सब क्या है, रियल नंबर है। वेरिएबल कौन है, एक्स वाई जेड। आपको लिख नहीं रहे, बस समझ जाइएगा कि एक्स वाई जेड जो भी इसमें दिख रहा है वो सब वेरिएबल है, उसी की वैल्यू हमको निकालना है। इसके अलावा बाकी जितने भी इसमें एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है। वो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि जीरो भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो जब भी इस तरह का आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहे और इसका आपको सॉल्यूशन पूछे, तो सॉल्यूशन पूछने के लिए करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। देखिए अगर ऐसा रहे तो ऐसे हम लोग बेसिक इक्वेशन मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको मैट्रिक मेथड से करना है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए देन वी राइट, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे। देखिए जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, सुनिएगा ध्यान से, जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसको ए मैट्रिक्स मान लेता है। कौन सा मैट्रिक्स मानेंगे, ए मैट्रिक्स। क्या लेंगे इसको, ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में आएगा A1, उसके बाद B1, उसके बाद C1, उसके बाद आएगा A2 B2 C2, उसके बाद A3 B3 C3। समझ में आई बात। अरेंज कैसे करना ये समझिए, हर क्वेश्चन में ऐसे अरेंज करना होगा आपको। पहले क्या करना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन दिया है उसमें से जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको ए मैट्रिक्स ले लीजिए, राइट। उसको कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स। एंड एक्स इक्वल टू, समझिए अब एक्स क्या लेंगे, एक्स कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स हम लोग क्या लेते हैं, जो भी इस लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल है, जो भी लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वाई जेड, ये है, इस तरह से लेते हैं वर्टिकल, एक्स वाई जेड लेंगे। उसके बाद आता है पारी बी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स एक नाम देते हैं। बी मैट्रिक्स कौन होगा, जो भी इधर ये कांस्टेंट वाला D1 D2 वाला, ये जो भी ये कांस्टेंट वाला आपको दिख रहा है D1 D2 वाला, इसको सबको हम लोग बी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा D1, इधर D2, इधर D3। यानी ए मैट्रिक्स कौन लेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा उसको ए मैट्रिक्स। ये एक्स मैट्रिक्स कौन लेंगे, वेरिएबल का मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। और इसको क्या लेंगे, ये जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम लोग बी मैट्रिक्स लेंगे। बात समझ में आया। तो याद रखिएगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन में अगर इस तरह से दिया हुआ है और उसकी सॉल्यूशन करना है इन्वर्स मेथड से, तो हम सबसे पहले जो भी एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसको ए मैट्रिक्स सजा लेंगे। उसके बाद एक्स लेते हैं, एक्स जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स वो मैट्रिक्स होगा। देखिए तो सब लोग क्लियर दिख रहा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं अरेंज करने में, अरेंज करना।
जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक सबका क्लियर है? हो रहा था। देखिए दिख रहा है सब लोगों को? क्लियर आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो। चलिए देखिए तब नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे अरेंज, तो अरेंज करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो ध्यान समझिए। अरेंज करने के बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए, एक्स और बी। अगर इस तीनों में रिलेशन देखा जाए तो किस तरह से मिलेगा? देखिए ये क्या है, वेरिएबल का। क्लियर नहीं आ रहा है? देखिए तो देखिए अब सही है। ऑडियो म्यूट कीजिए आप लोग, ऑडियो बंद रखिए अपना। अंकित ऑडियो बंद करो। फिर देखिए, चलिए देखिए एक बार रिप्लाई कीजिए सब लोग जल्दी से, सही आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट के बाद सब लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक ना? एक मिनट, इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट के बाद सब लोग कनेक्ट करेंगे फिर से दोबारा। तो हम लोग देखिए कहाँ तक देखे, ध्यान समझिए। तो A इक्वल टू जो आया था हमारे पास मैट्रिसेस, वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। उसके बाद x आ गया, एक्स वाई जेड ऐसे लेंगे। उसके बाद D1 D2 D3 इस तरह से B मैट्रिक्स हो गया। जैसे ही ये इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के बाद आप चेक कर लिया करेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। सबसे पहले आपको कोई भी लिनियर इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका में क्या बताया कि सबसे पहले आपको अरेंज करके लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उससे ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो ए मैट्रिक्स देगा। उसके बाद एक्स निकाल लेंगे, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होता है, वेरिएबल वाला जो मैट्रिक्स होगा यानी वेरिएबल से बनेगा एक्स वाई जेड। बी होगा जो कांस्टेंट वाला रहेगा D1 D2 D3, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करने के बाद यहीं पे हम चेक कर लिया करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है।
अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इनकंसिस्टेंट रहेगा तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल कर लेंगे, ठीक ना। याद है चेक कैसे होगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका ए का डिटर्मिनेंट, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो उस केस में ए इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा इसका मतलब वहां ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, और ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसके अनुसार हम एक फार्मूला बनाएंगे, उसी फार्मूले को यूज करके हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो अगर देखा जाए तो जो भी अरेंजमेंट है इस तरह से है, जो भी अरेंजमेंट है इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे ए, देखिए फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ए है, उसके बाद एक्स आया, ए एक्स देखिए बराबर के इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या है, वेरिएबल है और कांस्टेंट वाला है। तो वेरिएबल कांस्टेंट किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो लिखेंगे ए इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू इधर क्या होगा बी, इधर क्या होगा बी, राइट। ए एक्स इक्वल टू कितना, बी। देखिए ये जो भी हम अरेंज किए हैं वो लेफ्ट वाला पार्टी कौन कौन है, लेफ्ट वाले में कौन कौन है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वाला है, दोनों इनटू में है। तो यहाँ पे ए जो कांस्टेंट वाला था और ये क्या वेरिएबल वाला है, तो एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में जब हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, यानी एक्स वाई जेड निकालना है। तो x निकालने का जो हमारे पास फार्मूला आता है वो आता है फार्मूला ये, देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपको पीछे जगह कहीं दिखाए थे, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में आपको दिखाए हैं कि जो हम x की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला डिफाइंड होता है ए इनवर्स इनटू बी। इसका मतलब कि जो भी ये a आया है, a निकाले हैं, उससे ए इनवर्स निकाल के यहाँ रख देंगे और उसका मल्टीप्लाई बी में कर देंगे। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको इक्वेट कराएंगे किसके, एक्स वाई जेड के, और वहां से कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना होता है, ए इनवर्स इनटू बी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो इस फार्मूले को ड्राइव आपको कर देते हैं यही, देखिए ठीक है, उसको अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका मेन फॉर्म हो गया ए एक्स इक्वल टू बी, किस फॉर्म में आपने लिख लिया, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमको ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए तभी तो ए इनवर्स मेथड से अगर हमको निकालना है तो ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स कहाँ से आएगा, ए इनवर्स सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में लेफ्ट में और राइट में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं फार्मूला ड्राइव करने के लिए। तो देखिए, तो वी मल्टीप्लाई, वी क्या लिखना, देखिए मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, यही होगा। इधर में जैसे ही करेंगे तो ए इनवर्स इंटू बी, देखिए तो इधर आ गया कि नहीं। अब यहाँ आपको याद होगा ए इनवर्स इंटू ए चाहे ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है आई, तो आई इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यही होगा। अब बोलिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 ले लेता है, तो एक्स इक्वल टू कितना है, ए इनवर्स इंटू बी, याद रहेगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो याद रखेंगे कि x निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या मिला, ए इनवर्स इंटू बी। यानी सबसे पहले स्टेप एक बार और समझ लीजिए, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करना है, ए एक्स बी में ए मैट्रिक्स वो होगा जो कोफिशिएंट वाला होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। एक्स मैट्रिक्स वो होगा जो वेरिएबल वाला होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वाले को बी मान लेंगे, बस समझ में आया। उसके बाद यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू निकाल करके चेक कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ए इनवर्स डिफाइंड होगा, और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, राइट। जब ए इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो ए इनवर्स डिफाइंड होगा, और ए इनवर्स जब डिफाइंड हो जाएगा तो उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब ये सब लिखने की जो नहीं, बस आपको फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको स्टेप बताएं। सीधे आप यहाँ आइएगा, ए इनवर्स निकाल लीजिएगा यहाँ से एडजॉइंट मेथड से। पीछे आपको पढ़ाएं कि एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट मेथड से अलग से इनवर्स निकाल के, एडजॉइंट मेथड से अलग से इनवर्स निकाल के यहाँ रख लीजिएगा, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ
और उसका मल्टीप्लाई बी में कर दीजिएगा और लेफ्ट में एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड ले लीजिएगा, ठीक है। तो इधर जब भी आप ए इनवर्स इंटू बी करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा कोई भी, ठीक है, और इधर में एक्स वाई जेड आपका रहेगा ही। तो आप क्या करेंगे, इससे आप कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, उसी के अनुसार हम लोग करेंगे, समझ में आया। तो चलिए ध्यान समझिएगा, एक एग्जांपल आपको कराता है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, स्टेप समझ गए आप लोग। जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी से, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अभी एक क्वेश्चन जस्ट करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। चलिए हो गया सब लोगों का। चलिए ठीक, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको करेंगे सेम वैसे ही आप भी करेंगे, ठीक ना। देखिए पहले आपको समझा देते हैं, 4.6 का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक में केवल चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चेक करने वाला काम आप कीजिएगा। अपने से पहले हम सॉल्यूशन करते हैं एक क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं यहाँ पे, जहां से आपको सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 1 से 6 तक बस चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले अरेंज कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। बस यही काम आपको करना है उसमें, ठीक ना। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। अब 7 से जो क्वेश्चन दिया है उसके आपको सॉल्यूशन करने हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन देते हैं एग्जांपल में, देखिए 7 क्या एग्जांपल में क्वेश्चन देते हैं, ध्यान समझिएगा, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक मेथड, बाय मैट्रिक मेथड, मैट्रिक मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, और अगला है 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें देखिए दो ही इक्वेशन दिया हुआ है, टू वेरिएबल है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको 1 और इसको 2 कर लीजिए, मानने का भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे। पहले इसको क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज करेंगे। अरेंज कीजिए, अरेंज कैसे होगा, अरेंज हो जाएगा आपका, तो ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ए मैट्रिक्स होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 7, वाई का कोफिशिएंट 3, राइट। उसके बाद x इक्वल टू कितना, x मैट्रिक्स लेंगे, वेरिएबल कौन कौन है, x और y है, तो x ले लीजिए y ले लीजिए, हो गया काम x की वैल्यू। उसके बाद b, सबसे पहला काम अरेंज करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, b क्या होता है, कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट कौन है, 4 और 5, 4 और 5 हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक करेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स होगा तभी तो उसमें एक्स वाई निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, 5 का 3 में 15 माइनस 7 का 2 में 14 हो जाएगा। 1 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के लिए फार्मूला क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब x यहाँ पे देखिए क्या है, ये फार्मूला है। अब सुनना ध्यान से, ए इनवर्स हमको निकालना है, ए इनवर्स जरूरत पड़ेगा, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले हम ए इनवर्स निकाल ही लेते हैं। ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट किया तो ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बोलिए 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है, शॉर्टकट ट्रिक से बना लीजिए। तो 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, राइट। ये आपका इसका साइन बदल देते हैं, तो ये माइनस साइन और ये -2, यही होगा। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल चेंज कर देंगे और रेस्ट वाले डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे, एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए ए इनवर्स, ए इनवर्स भी यहाँ देख लेते हैं, ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में कितना आया है, 1, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डिवाइड करने पर, तो सीधे सीधे ए इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए के बराबर ही हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए कितना आया, 3, ठीक है। उसके बाद -2, उसके बाद -7, उसके बाद 5, ये हो गया ए इनवर्स। अब देखिए हम लोग को सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यही ना फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी, इधर लिखते हैं x की वैल्यू कितना आएगा, x और y, यही होगा, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितना आया है, 3 -2 -7 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 4 और 5, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x और y जस्ट का तस रहेगा, इसी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो रो का कॉलम में होगा, तो 3 का 4 में करेंगे कितना, 12, -2 का 5 में करेंगे -10, ठीक है। होता तो प्लस है लेकिन माइनस चलते माइनस हो जाएगा। 3 का 4 में 12, -2 का 5 में -10। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकेंड रो स्टार्ट होगा, तो 7 चौक 28, -28, -28 हो जाएगा, और 5 बचे कितना, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 12 में से 10 घटेगा 2, और ये -28 प्लस 25 कितना हो जाएगा, -3, यही आएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू कितना, मैट्रिक्स में 2 -3, यही ना आएगा जी। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ से आप कंपेयर करके एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल, और वाई की वैल्यू -3 के इक्वल। तो देयरफॉर क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू -3, हो गया आंसर, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 2, और वाई का वैल्यू -3। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, बस अरेंज करना, चेक डिटर्मिनेंट निकालो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स निकाल लीजिए डिवाइड मेथड से, 2/2 का था इसलिए डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। इनवर्स जब निकल जाएगा तो इस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर देंगे, यहाँ से कंपेयर कर देंगे लास्ट में, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिखेंगे देयर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो कहाँ से सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो उस केस में नो सॉल्यूशन लिख के यही छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए और इसको बना के आप लोग लाएंगे एक्सरसाइज को टोटल।
वन से सिक्स तक आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, बाकी के क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना होगा तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, और डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल। बना के जो 17 नंबर देखिएगा है, लेकिन अब जा नहीं रहा तो हम क्या करें, इसमें होगा देखिएगा ना। डेट आप तो अगले पेज में देखिए 17 वाला में होगा आधा। अब शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, इसे लेके कवर कीजिए चाहे बुक्स वगैरह में देखिए फिर। चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बना के लाइएगा आप लोग।